हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी विज्ञान वर्ग के लिए 2022 के जो लास्ट ईयर पेपर हैं उनको बढ़िया तरीके से सॉल्व कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो 2022 के अंतर्गत ये हमारा 5वां सेट होने वाला है। 4 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका है सेट नंबर 5, 302 DT करके ये है आपका सेट नंबर 5। तो भैया पुराने वीडियो देख लेना। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी यदि आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करते हैं 6393666619 पर। तो मैं आपको बता दूं, आपको 99 रुपये की फ़ीस देनी है, जिसके अंतर्गत आपको ढेर सारी PDF मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा आपको PDF मिल जाएंगी। और आपको ऐसा लगेगा कि 99 रुपये आपके वर्थ इट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 99 रुपये में आपको नुकसान हुआ है। तो बहुत सारी PDF मिल जाती हैं, हर एक सब्जेक्ट की आपको PDF दी जाएगी। तो 99 रुपये में हर एक सब्जेक्ट की PDF आपको मिलेगी। लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं उनकी आपको सॉल्व पूरा हल पेपर की आपको PDF मिल जाएगी मात्र और मात्र 99 रुपये में। तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज। और ज़्यादा देर न लगाते हुए हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास निर्देश हैं, वही रहेंगे कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, वही खाना पाना आपका, ठीक है ना। और निर्देश में कोई ज़्यादा ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है आपको। कि खंड का में आपके 50 नंबर रहेंगे और 7 क्वेश्चन रहेंगे। खंड खा में भी 50 नंबर आपको मिलेंगे और 7 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। सेक्शन जो पहला रहेगा उसमें 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन रहते हैं। और फिर सेक्शन जो सेकंड आपका आता है खंड खा करके, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक का मैटर होता है। तो हम लोग सेक्शन 1 की बात कर लेते हैं, जो आपका खंड का है भैया। शुरुआत करेंगे यहाँ से और यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। अगर सही तो सही, गलत तो गलत वाला मामला रहता है। तो पहला क्वेश्चन आप देख लेंगे, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। तो भैया चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है ना, चंद छंद वर्णन की महिमा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है। यह गंग कवि द्वारा लिखित नाट्य कृति है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। तो आंसर हो जाएगा भाई बालकृष्ण भट्ट। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ आप देख पाएंगे कि हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन 1977 ईस्वी में प्रयाग से होता है। यह एक मासिक पत्रिका थी। तो इस प्रकार से बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है, वो आत्मकथा कौन सी है। तो बहुत ही आसान है, मेरी असफलताएं, ठीक है ना। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की एक आत्मकथा है। इसका प्रकाशन 1946 में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। तो ये एक संस्मरण है, ठीक है। किसका है भाई, महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है। महादेवी वर्मा इसके लेखक हैं, ठीक है ना। तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण है। इसे रेखा चित्र भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है। डॉक्टर संपूर्णानंद। तो पहले क्वेश्चन के अंतर्गत आपके पास 5 MCQ बहुविकल्पी सवाल रहेंगे, जिनको आपको एक नंबर के रहते हैं, जिनको आपको आंसर देना होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास 5 बहुविकल्पी रहेंगे। और आपको देखो भैया क्या कर लेना है कि एक पेज लेना है। एक पेज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन रहते हैं और एक एक लाइन में आप आराम से 10 क्वेश्चन लिख पाएंगे। तो आपका काम यही रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। आपको यही काम करना है कि आपको एक पेज में, एक ही पेज में 10 के 10 क्वेश्चन लिख के दिखा देने, ठीक है ना। एक ही पेज में आप 10 के 10 क्वेश्चन लिखिएगा। या फिर ज़्यादा है तो आप ये कीजिएगा कि एक पेज में 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 के, और एक पेज में, अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चन, ऐसे कर लीजिएगा। या तो एक पेज में पूरे 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा, या एक पेज में 5 क्वेश्चन और अगले पेज में 5 क्वेश्चन करके आप उसको कर लीजिएगा। इस तरीके से कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यानंद अज्ञे जी हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी का काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन 1949 में हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हरिओध जी की कृति नहीं है। तो आंसर है भाई चित्राधार। ये चित्राधार हरिओध जी की नहीं है, किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ये, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिए चित्राधार हरिओध की कृति नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक काव्य संग्रह है।
अगला क्वेश्चन है आपके पास बहुत ही आसान सरल कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। तो साहित्य लहरी के रचयिता है हमारे पास सूरदास जी। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास है। यह 118 पदों की एक लघु रचना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है। नौका विहार है जो किस उससे लिया गया है, तो ये गुंजन से लिया गया है, ठीक है ना। बहुत ही आसान है। और यहाँ पर देख लीजिए कि नौका विहार कविता सुमित्र नंदन पंत की काव्य कृति। नौका विहार किसका? सुमित्र नंदन पंत की काव्य कृति गुंजन से अवतरित है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत जो आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर ये आपका अंग करके दूसरा सप्तक के कवि है तो भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है ना भैया। भवानी प्रसाद जी जो हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, वो दूसरे सप्तक के हमारे दूसरे सप्तक के कवि जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन रहेंगे। अगर सही तो सही, गलत तो गलत मामला रहता है। तो इनको बढ़िया तरीके से तैयार कीजिएगा। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत आपके पास 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन जो हैं वो 2-2 नंबर के, एक एक क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। तो टोटल आपके यहाँ से 10 नंबर जो बन जाते हैं गद्यांश के लिए, ठीक है ना। तो आपको गद्यांश पर आधारित जो है वो प्रश्न देने हैं। और यहाँ पर क्या है कि आपको पहले ये देखना है कि भाई ये है किस चैप्टर से। तो मैं आपको बता दूँ, ये हमारा हम और हमारा आदर्श पाठ से लिया गया है। हम और हमारा आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो पाठ है उससे ये लिया गया है। और इस पर आधारित ये आपके पास 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे। और शुरुआत में ही आपसे ये पूछ लिया गया कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल है कि हम और हमारा आदर्श जो है उस पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। और रेखांकित गद्यांश का आशय प्रकट करने के लिए कह रहा है। भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है ये बताना है। लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए ये बताना है। भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है ये आपसे कह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उत्तर देख पाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हम और हमारा आदर्श पाठ से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। रेखांकित अंश का आशय ये आपको दिया ही है, इस प्रकार से आप देख पाएंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर गा, घा और अंगा। इसके बाद हमारे पास भैया आ जाता है ऑप्शन, ठीक है ना भैया। हमारे पास आ जाता है ऑप्शन। ऑप्शन को आपको देखना है, समझना है। और ये आपको जानना है कि ये जो है गद्यांश हमारे पास ये किस पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। तो कुछ आपकी हिडन मीनिंग होती हैं, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी का मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कम से कम आपने 2 बार उस पाठ को पढ़ा हो, ठीक है ना। शॉर्टकट लगाना सही होता है, आसान होता है, अच्छा होता है, मज़ा आता है। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि शॉर्टकट हमेशा काम नहीं आता। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप कम से कम 2 बार, अभी आपके पास समय है, कम से कम 2 बार आप पाठ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हमेशा शॉर्टकट सही नहीं रहता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपके कहाँ से लिए गए? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर आपके पास 5 ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? पृथ्वी की देह को किसने संवारा है? हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है? पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो जरूरी नहीं है कि आखिरी 5वां क्वेश्चन ही आपको पाठ का शीर्षक एवं लेखक पूछे, ये नहीं जरूरी है, ठीक है। वो कहीं भी पूछ सकता है। अभी जैसे इससे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर का में ही पूछ दिया था, है ना, वो हम और हमारा आदर्श और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाला, तो पहले ही मैं पूछ दिया था का नंबर में। यहाँ पर घा नंबर में पूछ दिया गया। तो ज़रूरी नहीं है कि अंगा में ही पूछे, कहीं पर भी पूछ सकता है। और पहाड़ों को किसने पीसा ये पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये आंसर देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर का के लिए, क्वेश्चन नंबर खा के लिए, क्वेश्चन नंबर गा, क्वेश्चन नंबर घा तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित राष्ट्र का ये स्वरूप नामक निबंध में उद्धृत है। और अंगा नंबर पहाड़ों को दिन रात बहने वाली नदियों ने पीसा है। अब आ जाते हैं भैया आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब यहाँ पर आपके पद्यांश वाले सवाल शुरू हो गए, ठीक है ना। काव्य से रिलेटेड रहेंगे और ये भी आपको 10 नंबर देके जाएंगे। यहाँ पर आपको 5 सवाल रहेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा कि 2 में से कोई एक करना है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि जो आपको पद्यांश दिया गया है वो किस पाठ से है। तो ये पद्यांश कहाँ से लिया गया है? केकई के अनुताप से लिया गया है, जिसके जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब इस पर आधारित हम लोग जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। तो उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक तथा एवं कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर साकेत दे दिया। बेसिकली साकेत के अंतर्गत ये केकई का अनुताप है वो लिया गया है। और यहाँ पर आप साकेत की जगह केकई का अनुताप जो है वो कर लीजिएगा। और फिर आगे आपसे कि उपयुक्त पद्यांश में किससे किसका संवाद हो रहा है? तो केकई का राम से संवाद हो रहा है।
वे ज्वलित भाव किसमें जगे थे? तो वे ज्वलित भाव केकई में जगे थे। फिर रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करने के लिए कह रहा है। और पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है? तो पश्चाताप की अग्नि में जो है वो केकई जल रही हैं। फिर आगे बात कर लें तो अथवा करके हमारे पास एक और रहेगा। तो ऑप्शन तो हमारे पास रहते ही रहते हैं। ऑप्शन में आप देख लेना कि आपको कौन सा बेहतर बन रहा है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि दोनों ऑप्शन में आपको एक बार चेक कर लीजिएगा। एक बार आपके पास 15 मिनट रहते हैं पेपर पढ़ने के लिए, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपको कौन सा बेहतर करके दिखाना है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप ये देख पाएंगे, ये किसका लिया गया है? श्रद्धा मनु से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो लिखित श्रद्धा मनु है उससे लिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक तथा कवि का नाम उल्लेख कीजिए। तो जो शीर्षक है वो कामायनी, मतलब कामायनी के अंतर्गत ये श्रद्धा मनु आता है। ठीक है ना, तो यहाँ कामायनी ना करके आप श्रद्धा मनु कर दीजिएगा। और यहाँ पर इसके जो रचनाकार हैं, कवि जो हैं वो जयशंकर प्रसाद है। फिर रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करने के लिए आपसे कह रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि मेघ वन बीच में कौन सा अलंकार है? तो ये एक उपमा अलंकार है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के मुख की तुलना किससे की गई है? तो जो नायिका के मुख की तुलना है वो सूरज से की जा रही है। और छवि धाम शब्द के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो केसों के बीच घिरा सौंदर्यमयी मुखमंडल अर्थात सुंदर छवि। ठीक है ना, छवि धाम यानी कि सुंदर छवि से मतलब है। तो भैया एक बात समझ लो अच्छी तरीके से, गद्यांश और पद्यांश में पूरे 10 नंबर मिलते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर कटने का कहीं पर भी कोई चांस नहीं रहता है अगर आपने सही, सुंदर, साफ लिखा है। ठीक है, हैंड राइटिंग आपकी कैसी भी हो तो वो तो बिगाड़ी नहीं, आप सुधर नहीं सकती। लेकिन अगर आप साफ लिख के आ जाते हैं, वे सिर्फ साफ लिख के आ जाते हैं ताकि जो शब्द हैं वो समझ में आ जाएं, इतना कर लेना, तो हैंड राइटिंग का तो फिर जो भी है वो अलग बात है, लेकिन साफ लिखे आना बस। ठीक है ना, तो गद्यांश और पद्यांश में पूरे नंबर मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 5 आ जाता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत 2 आपके रहेंगे, का और खा करके। ठीक है, और दोनों ही 5-5 नंबर के रहेंगे। तो साहित्यिक परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय ही लिख के आइएगा। जीवन परिचय में आपको जीवन नहीं बताना है उनका कि उन्होंने जीवन का, उनका जीवन जो कैसा था वो था, साहित्य में उनका क्या योगदान वगैरह था, साहित्यिक परिचय उनको आपको देना है, बेसिकली ध्यान रखिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। राष्ट्र का स्वरूप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रारूप के तौर पे यहाँ पर हमारे पास हमारे प्रिय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जो साहित्यिक परिचय है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय ये आपको दिया हुआ है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित उपन्यास, निबंध संग्रह और साहित्य के शास्त्रीय आलोचनात्मक ग्रंथ और ये सब आपको दिए हुए हैं। ठीक है ना, फिर आगे बात कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहाँ पर आपका जो खा देगा उसमें कवि का जो साहित्यिक परिचय है वो पूछेगा। ये भी हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 80 शब्द की सीमा रहती है। तो 80 शब्द की सीमा का अर्थ ये है कि आपको एक पेज में अच्छी तरीके से वो साफ सुथरा करके दिखाना होगा, एक पेज काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रारूप के तौर पर जयशंकर प्रसाद का जो साहित्यिक परिचय है वो आप देख पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जो साहित्यिक परिचय है। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? चित्राधार, लहर, आंसू, झरना, कामायनी, राजश्री, विशाख, इसके अलावा जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, पुरस्कार, तितली, कंकाल आदि जो है वो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, फिर हमारे पास सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनका जो है वो प्रारूप दिया है साहित्यिक परिचय के रूप में, आपको किस तरीके से लिखना है, क्या करना है। तो ये आपके पास साहित्य जो है सुमित्रानंद पंत जी का हो गया। फिर ये आप देख पाएंगे रामधारी सिंह दिनकर का। तो जो आपको अच्छे से तैयार हो, बेहतर तैयार हो, बेहतर आपने याद किया हो, उसको बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप लिख के आ जाइएगा। फिर हम आगे बढ़ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो कहानी से रिलेटेड रहेगा। 5 नंबर का ये आपका क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर 80 शब्द की यहाँ पर भी सीमा रहेगी और हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे। 80 शब्द की सीमा रहेगी, 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में कोई एक करके हमको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखने के लिए कह रहा है। तो पंचलाइट कहानी का जो सारांश है वो इस प्रकार से आप देख पाएंगे, यहाँ पर ये प्रारूप के तौर पे दिया हुआ है। और फिर हमारे पास बहादुर कहानी का जो सारांश है, वो बहादुर कहानी का जो सारांश है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है ना, कि किस तरीके से क्या क्या हुआ बहादुर कहानी में। और फिर अथवा ये देखिए बहादुर कहानी का ये सारांश बहुत ही अच्छा लिखा हुआ, देखिए बहुत ही कम शब्दों में
और बहुत ही आसान तरीके से लिखा हुआ है। तो यही आपको इतना ही करना, बस बहादुर कहानी का जो सारांश है ना, इतना में ही आपको सीमित कर देना है, ठीक है। फिर अथवा करके भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालने के लिए कह रहा है। तो ध्रुव यात्रा कहानी का जो उद्देश्य है वो आप यहाँ देख पाएंगे, ठीक है ना। और फिर बहादुर कहानी का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें एक करना है और 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां आ जाएगा, और ये खंड का जो पहला सेक्शन है भैया मेरे प्यारो यारो दुलारो, उसमें पहले सेक्शन का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। पहला सेक्शन खंड का, उसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 7 के 7 क्वेश्चन करने हैं। उसका आपका जो आखिरी क्वेश्चन है ये आपका 100 पठित खंड का। अब 100 पठित खंड का आपका मतलब क्या है कि हमारे ज़िले में जो भी, आपके ज़िले में जो भी खंड का आप हो उसको लिखना है, ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छी तरीके से। तो 5 नंबर का ये आपके पास क्वेश्चन रहेगा, है ना। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मुक्ति यज्ञ है और करने के लिए आपके पास रश्मि रति है, तो जो आपके ज़िले में हो वो आपको करना है। त्यागपति है, ठीक है। और इसके बाद आगे बात करें तो आलोक व्रत का, ठीक है। फिर ये है सत्य की जीत के बाद श्रवण कुमार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रारूप के तौर पर आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण करने के लिए कहा गया है। तो ये यहाँ पर प्रारूप के तौर पे दिया हुआ है कि जो गांधी जी थे वो कैसे थे, मानवतावादी थे, दृढ़ आस्तिक थे, सत्य व अहिंसा के पुजारी थे और स्वतंत्रता के प्रबल आकांक्षी थे। तो कुछ इस तरीके से आपको ये बताना होगा। और सामान्य से महामानव बनता साधारण व्यक्तित्व, ये आपको बताया गया है। अथवा करके देखो, यहाँ पर खंड काव्य में भी आपके पास ऑप्शन रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहते हैं, 2 में 1 करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। 2 ऑप्शन रहते हैं, 2 में से 1 करना पड़ता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास ये कह रहा आलोक व्रत खंड काव्य के 7वें वर्ग की कथा वस्तु आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये प्रारूप दिया हुआ है और 7वें सर्ग की जो आपकी कथा वस्तु है वो इस तरीके से दी हुई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भैया मेरे जो पहला सेक्शन है खंड का वो हमारा फिनिश हो जाता है, ठीक है। 50 नंबर वहाँ से हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए। अब हम आएंगे जो आपका सेक्शन नंबर 2 है खंड खा, ठीक है। तो खंड खा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो संस्कृत दिग्दर्शिका से रहेगा और 7 नंबर रहेंगे। और जो आपकी किताब है संस्कृत दिग्दर्शिका, उसमें क्या रहेगा कि आपको एक गद्यांश पूछता जाता है, मतलब 2 में से 1 करने के लिए कहेगा गद्यांश के लिए, और श्लोक पूछ दिया जाता है तो 2 में से 1 श्लोक करने के लिए कहा जाता है। तो ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा। कोई प्रश्नोत्तर आते नहीं है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि प्रश्नोत्तर भी हमको तैयार करने, कुछ नहीं ऐसा, ठीक है। सिर्फ आपको अनुवाद ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अध्याय है, ये जो आपका गद्यांश लिया गया है वो किस पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका महामना मालवीय जो वो पाठ है उससे लिया गया है। और यहाँ पर आपके पास जो है 7 नंबर रहेंगे, 2 नंबर संदर्भ के लिए, 5 नंबर अनुवाद के लिए। तो संदर्भ हिंदी में अनुवाद करने के लिए कह रहा है तो इसको बेहतरीन तरीके से कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे संदर्भ दिया, ये अनुवाद दिया है और यहाँ पर आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद ऑप्शन, ज़िंदगी में ऑप्शन रहते हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन मिलेंगे शानदार तरीके से। तो हमारे पास 2 गद्यांश रहेंगे संस्कृत दिग्दर्शिका आपकी किताब के अंतर्गत से, उसमें कोई 1 करना है। और आपको ये चेक कर लेना कि भैया जो आ रहा है वो किस पाठ का है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए ना, मतलब किस पाठ का आप तैयार करके जाएंगे। तो ये आपका नृत्य जातकम से, ठीक है ना, किस पाठ से लिया गया, ये हमारा नृत्य जातकम से लिया गया। तो नृत्य जातकम से लिया गया ये। तो यहाँ आप देखा पाएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के नृत्य जातकम से अवतरित है, ठीक है ना, या लिया गया है। और इसका जो अनुवाद है वो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा अनुवाद हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो संस्कृत दिग्दर्शिका से आपका एक क्वेश्चन ये बनेगा कि 8वीं के खा के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 8वीं के खा के अंतर्गत जो है 7 नंबर का बन जाता है श्लोक, ठीक है। 2 श्लोक रहेंगे, कोई 1 करने के लिए कहेगा। और आपको ये चेक कर लेना कि भैया कहाँ से लिया गया है। तो ये सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। सबसे पहले सुभाषित रत्नानी से आपको पता चल गया तो आपने संदर्भ लिख लिया। संदर्भ करने के बाद आपके पास अनुवाद हो जाएगा और बहुत ही आसान रहता है, पूरे नंबर देके जाता है। आपको यहाँ से एक भी नंबर कटने के कोई भी चांस नहीं रहते हैं। बढ़िया तरीके से तैयार कीजिएगा प्यारो, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और हमारे पास अथवा करके ये दिया है और यहाँ पर आप देख पाएंगे एक श्लोक ये दिया है जो कि महामना मालवीय पाठ से लिया गया है और इसका आप संदर्भ हो गया और ये अनुवाद हो गया।
आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत आप देखेंगे कि हमारे पास मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती हैं, ठीक है ना। मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ाई हैं, आपको सर्च करना है मुहावरे एक्सपी क्लासेस, वीडियो मिल जाएगा। और 2 नंबर के आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ रहती हैं, 4 रहते हैं ना, 4 में से आपको एक करना होता है। एक आपको जो है वो अर्थ के लिए मिल जाएगा और एक जो है वो प्रयोग के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना, वाक्य प्रयोग के लिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर दिया अपने पैरों पर खड़े होना, यानी कि स्वावलंबी होना या कामयाब होना। तो वाक्य प्रयोग हो गया, राम के माता पिता बहुत खुश हैं क्योंकि वह नौकरी पाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। फिर उल्टी गंगा बहना, असंभव कार्य, ठीक है ना, असंभव काम करना, उम्मीद से परे होना। तो वाक्य प्रयोग कर देंगे, तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए यह उल्टी गंगा बहाने के समान है, ठीक है ना। तो ये जो यूट्यूब पर आपकी जो लाइव चैटिंग चलती रहती है ना, और यहाँ पर ये जो करते रहते हैं ना, ये जो इनके लिए पढ़ाई जो है वो उल्टी गंगा बहाने समान है, ठीक है। तो जो लाइव चैटिंग में आपका नया ठिकाना है कि लाइव चैटिंग में यहाँ से वहाँ उल्टी सीधी बातें करना, ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई जो है ना वो आपके लिए उल्टी गंगा बहाने समान है। तो ये आपके लिए बेहतरीन वाक्य प्रयोग हो गया। और एक बात समझ लो भैया, ये जो लाइव चैटिंग है मैं तो देखता रहता हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि कौन किसका किस तरीके से क्या व्यवहार है, तो मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और इससे पता चलता है, एक आइडिया चलता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप क्या किस तरीके से सोच रहे हैं। तो बेहतर ये है कि पढ़ाई का वक्त है तो पढ़ाई पर ध्यान दें, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और गा नंबर की अगर मैं बात करूँ तो गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना, गूलर का जो फूल होता है वो दुर्लभ होता है, तो उसी तरह दुर्लभ होना। इस संसार में पहले के जैसे लोगों का मिलना गूलर के फूल के समान है, ठीक है। फिर मक्खन लगाना, तो भाई मक्खन खाने की चीज़ होती है, लगाने की चीज़ नहीं होती, तो ज़्यादा चापलूसी नहीं करना चाहिए, वही बात है। खुशामद करना, ठीक है ना, खुशामद करना, वे उन्हीं का काम करते हैं जो उन्हें मक्खन लगाते हैं, ठीक है, ये चतुराई करना वो वाली बात हो गई। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल संधि और विभक्ति पर आधारित है। संधि कराई गई है, संधि देख लीजिएगा, संधि और एक्सपी क्लासेस डालेंगे, वीडियो मिल जाएगा। विभक्ति एक्सपी क्लासेस डालेंगे, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। और संधि कितनी आएंगी, 3 संधि रहेंगी 3 नंबर के लिए। विभक्ति कितनी रहेंगी, विभक्ति 2 रहेंगी 2 नंबर के लिए, ठीक है। और इसमें ये रहेगा कि भैया अगर सही तो सही और गलत तो गलत वाला मामला, ठीक है ना। ये स्कोरिंग वाला सेक्शन है भैया, इस बात को समझ लेना, ये स्कोरिंग वाला सेक्शन है, आप अच्छी तरीके से करके आइएगा। चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद आपको कह रहा है, तो चंद्र प्लस उदय आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है भाई इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इत्यादि के लिए हो जाएगा इति प्लस आदि, ठीक है ना। इति प्लस आदि जो है वो इत्यादि के लिए हो जाएगा, इत्यादि के लिए इति प्लस आदि हो जाएगा। फिर भवनम 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 का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भव प्लस अनम, ठीक है। तो 3 आपके संधि विच्छेद आएंगे, बहुविकल्पी टाइप रहेंगे, एक एक नंबर के लिए रहेंगे। और इसके बाद आ जाता है विभक्ति वाला मामला। तो विभक्ति में भी हमारे पास 2 सवाल रहेंगे, विभक्ति पर भी वीडियो बनाया गया है शानदार तरीके से, उसको आप देख सकते हैं। और 2 क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन क्या है, तो आप बताएंगे कि भाई आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन क्या है, भाई तृतीय विभक्ति और एक वचन की बात हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद नामने शब्द में विभक्ति और वचन क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 8 नंबर का रहेगा। यहाँ 4 आपके क ख ग घ रहते हैं, ठीक है, क ख ग घ आपके रहते हैं सवाल, और हर एक जो सवाल है वो 2-2 नंबर का रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 8 नंबर आपको लाके देता है, ठीक है। तो निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ आपको चयन करके लिए बताना है। भैया ये इसकी क्लास हुई है, ध्यान रखिएगा, इस क्लास हुई है तो ध्यान रखना। आपको जलद और जलद कह रहा है, तो आंसर हो जाएगा जलद और जलज के लिए कमल और जल करके, ठीक है ना, कमल और जल करके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात कर लें तो दिया अवलंब और अविलंब। अवलंब और अविलंब हो जाएगा सहारा और शीघ्र, ठीक है ना, अवलंब और अविलंब हो जाएगा सहारा और शीघ्र। तो यहाँ आप देख पाएंगे अवलंब अभिलंब शब्द युग्मों का सही अर्थ सहारा और शीघ्र होगा। फिर हम खा की बात कर ले तो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने के लिए आपसे कह रहा है, अछत है, कर है और द्विज है। आपको एक शब्द के 2 अलग अलग अर्थ लिखने हैं, जिसके लिए आपको 2 पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अछत का मतलब होता है अखंडित, जिसके खंड या टुकड़े ना हुए हैं तो अखंडित हो जाएगा। और अछत का मतलब होता है धान का लावा, ठीक है। कर का मतलब क्या होता है, कर का मतलब होता है टैक्स और हाथ। और द्विज का मतलब क्या होता है, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण और जन्म लेना, ठीक है ना। तो ये अलग अलग 2 अर्थ आपको, एक शब्द के 2 अलग अलग अर्थ आपको बताने हैं, ठीक है ना। फिर आगे आ जाते हैं निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के लिए रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। तो किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न होता है, क्या होता है भाई, कृतघ्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे बात करें तो घृणा के योग्य, तो घृणा के योग्य हो जाएगा घृणास्पद, ठीक है ना, घृणा के योग्य का मतलब हो जाएगा घृणास्पद। फिर आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत जो आपका चौथा क्वेश्चन रहता है घ नंबर का, उसमें 2 वाक्यों को शुद्ध करने के लिए कहेगा, ठीक है ना, 2 वाक्यों को शुद्ध करने के लिए कहता है और 2 नंबर यहाँ से आपके बनते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, मैं भोजन कर लिया हूँ, कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखने की कृपा करें और तुम मेरे से मत बोलो, ये इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको सही किया गया। महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, मैंने भोजन कर लिया है, कृपया मेरे सामान पर निगाह रखने की कृपा करें, तुम मुझसे मत बोलो, इस तरीके से आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता भैया, रस छंद अलंकार। कितना आपको यार मैं कहूँ, रस छंद अलंकार कितनी शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है, थोड़ा गौर कर लीजिएगा। ये पूरे पूरे पक्के पक्के नंबर हैं, पक्के पक्के नंबर हैं, बिल्कुल कुछ भी यहाँ से नहीं कटता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं करुण रस, और ये याद रखिएगा जो भी उदाहरण आपको अच्छा लगता है वो उदाहरण आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, करुण रस। इसके बाद आ जाता है भाई हास्य रस, तो हास्य रस के लिए भी जो अभी आपको उचित लगे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोए करे भोहिन हंसे दैनी कहीं नटी जाए। तो इस तरीके से जो भी आपको उचित उदाहरण लगे वो आपको तैयार कर लेना है। फिर आ जाते हैं अलंकार पर, तो रस छंद अलंकार संधि मुहावरे कुछ भी नहीं छूटा है जो आपको नहीं कराया गया। बस ऐसे आपका रस है तो डालना रस, एक्सपी क्लासेस वीडियो मिल जाएगा। अलंकार, अलंकार के आगे एक्सपी क्लासेस डाल के देखना, अलंकार के लिए वीडियो मिल जाएगा। फिर आपका छंद है तो छंद के आगे एक्सपी क्लासेस डाल के देखना, छंद के लिए आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ आप देखें ये आपके पास दे दिया उपमा अलंकार, ठीक है ना, उपमा अलंकार हरि पद कोमल कमल, इस तरीके बहुत आसान है ये उपमा अलंकार, ठीक है ना। और फिर रूपक अलंकार दे दी चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक है ना, तो रूपक अलंकार दे दिया। तो बहुत ही आसान चीज़ है, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ है नहीं है। सोटा छंद कुंडलीय छंद के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आपको सोटा छंद और कुंडलीय छंद आपको तैयार कर लेना है बेहतरीन तरीके से। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ ना पक्के, ये एकदम बिल्कुल पक्के, यहाँ से आपको बिल्कुल कुछ भी जो है वो नहीं छूटने वाला कि एक चीज़ छूट जाए, ठीक है, पूरे पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। फिर आ जाते हैं भाई एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन भी आपको पूरे नंबर देके जाती है अगर आप साफ़ सुथरी हो, अच्छी जो एप्लीकेशन है वो लिख के आते हैं। और एक जो एप्लीकेशन है वो हमेशा ध्यान रखना कि बैंक में ऋण लेने से संबंधित है। बैंक में ऋण लेने से, अब फिर वो किसी पर भी हो, व्यवसाय शुरू करना है, विद्यार्थी ऋण लेना है, कैसा भी आपको ऋण लेना है, कुछ भी करना है, उस पर आधारित आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एप्लीकेशन पर। तो बैंक ऋण पर, बैंक से लोन लेने पर एप्लीकेशन ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाना। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। और बैंक कोई भी हो आप नाम लिख सकते हैं, तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। 6 नंबर का मामला रहता है, 6 नंबर आपको यहाँ से पूरे पूरे मिल जाएंगे, 6 नंबर पूरे पूरे मिल सकते हैं अगर आप साफ सुथरा लिख के आते हैं। और याद रखिएगा सीक्वेंस में काम करके आएंगे तो और बेहतर रहेगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां, 6वां, 7वां, और जो भी आपका सेक्शन है खंडिका के अंतर्गत 1 से 7 तक वो कर दीजिएगा। और आप लाइन से करेंगे तो बहुत शानदार तरीके से आपको टीचर भी अच्छा महसूस करता है जब वो लाइन से देखते हैं चीज़ें, है ना, उसके लिए भी बेहतर होता है। तो कोशिश ये करें क्योंकि नंबर जो है वो टीचर के हाथ में, तो टीचर को खुश करने के लिए आप इतना ही कर सकते हैं कि सीक्वेंस में करें, 1 से लेके अंत तक करते जाएं। और फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन में जो अथवा में दिया रहेगा, एक ऑप्शन दिया रहेगा, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि नगर में अपने मोहल्ले की नालियों को साफ करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखने के लिए आपसे ये कह रहा है। तो यहाँ पर आप ये एक ऑप्शन के तौर पे देख पाएंगे जो फिर आपको बेहतर लगे, ये प्रारूप है, ठीक है भाई। ये सेवा में नगर पंचायत अध्यक्ष केशवपुर वाराणसी, यहाँ पर आप कोई भी और नाम लिख सकते थे, किसी इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मोहल्ले की सफाई हेतु विषय हो गया, और ये आप देख पा रहे हैं। फिर अंतिम जो क्वेश्चन आ जाता है वो आपका आ जाता है निबंध, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 भैया निबंध आ जाता है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा पर, भाषा शैली में निबंध लिखने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर प्रारूप के तौर पे मेरे प्रिय जो कवि हैं उन पर दे दिया नवीन शिक्षा पद्धति, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा, इसके बारे में ये आपको कह रहा है। तो प्रारूप के तौर पर हम लोग मेरे प्रिय जो कवि हैं वो हम लोग देख पाएंगे। यहाँ पर प्रस्तावना दे दी हुई है और यहाँ पर काफ़ी के बारे में बताया गया, काफ़ी जो कवि हैं उनके बारे में बताया गया है। और उसमें जो प्रिय कवि हैं तुलसीदास जी, उनके ऊपर ये जो है वो निबंध लिखा गया है, ठीक है ना। निबंध इसका जो प्रारूप है वो तुलसीदास जी के ऊपर ये जो वो निबंध है वो आप देख पाएंगे, ठीक है ना। तुलसीदास जी एक लोक नायक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तुलसी के राम, ओके, तो ये इस तरीके से जो तुलसीदास जी के ऊपर है मेरे प्रिय कवि, उसका जो प्रारूप है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो शब्द सीमा नहीं है। देखिए आप लिखिएगा तो अंड बंड संड कुछ भी मत, ये नहीं लिखिएगा कि कुछ भी लिखे जा रहे हो,
कुछ भी मत लिखे जाइएगा, मतलब कहने का यही है कि कुछ भी मत लिखिए, लिखिएगा तो साफ सुथरा लिखिएगा और थोड़ा पढ़ के जाइएगा। एक दो निबंध जो हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, ताकि आपके दिमाग में, आपके विचार में जो वो है उनका जो शब्द हैं वो अच्छी तरीके से बने रहें, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर उपसंहार हो जाएगा हमारा। और अंत में भैया कंक्लूजन यही है कि 2022 का ये सेट नंबर 5 था। हम लोग 5 पेपर पर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको PDF चाहिए है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करें। देखिए, मुझे नहीं पता आप लोग किस तरीके से सोच विचार कर रहे हैं। 99 रुपये में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सबकी पिछले साल के जो पेपर हैं उनकी हल PDF मिलने वाली है सबको। हर एक सब्जेक्ट की PDF मिलने वाली है। यहाँ तक कि बायोलॉजी की मिल जाएगी, केमिस्ट्री के भी 21 पेपर मिलेंगे, फिजिक्स के भी 21 पेपर मिलेंगे, मैथ के भी 21 पेपर मिलेंगे, हिंदी के 21 पेपर, इंग्लिश के 7 पेपर। तो 63 93 66 66 19 पर आप मुझसे मैसेज कीजिए। 99 रुपये फीस रहेगी और उसके अंतर्गत आपको बहुत सारी बोरा भर के PDF मिल जाएंगी। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।